अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाद असलम और आप इस वक्त देख रहे हैं टेक टून यूट्यूब चैनल। तो आज की ये मेरी वीडियो मेरे कंटेंट से हटके है और मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं ज़मान बिन रहमान, जो कि इस मौजूदा हालात को काफ़ी गहरी नज़र से देखते हैं। तो आज ही हम ज़मान भाई से पूछते हैं कि ये इस मुल्क के हालात को मज़ीद किस तरफ जाते हुए देखते हैं। और सुनाएं ज़मान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। फ़ाद अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक शुक्र है। है? और सुनाएं ज़मान भाई, आजकल क्या चल रहा है? दिमाग में या मुल्क में? दिमाग का तो देखें हम नहीं रीड कर सकते, लेकिन ये बताएं आपको इस वक्त मुल्क में क्या नज़र आ रहा है, मुल्क के मुल्क हालात पे के यार बारे में बस क्या दुआ ही चल की रहा है? जा सकती है मुल्क के हालात के हवाले से। अल्लाह पाक बेहतर करें। हालात तो फ़िलहाल तो बड़े मायूस कुन हैं, अगर देखा जाए तो। मतलब हर तरफ हंगामे, महंगाई और एहतजाज और ये पकड़-दकड़ जो चल रही है, ये सही नहीं है। वैसे पाकिस्तान के लिए किसी भी लिहाज़ से ये सही नहीं कहा जा सकता। अल्लाह सही। बेहतर करे। तो जनाब ज़मान भी एक र्यूमर्स थी जो सुनने में आ रहा है कि इंटरनेट पे भी आप देखें कि अब जो है मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जाना शुरू हो गया है। यार डिफ़ॉल्ट के लिए तो नहीं कहा जा सकता, अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट होगा भी नहीं। क्योंकि कोई हल्का-फुल्का मुल्क तो है नहीं है, कम से कम 23-24 करोड़ की आबादी है, तो इतना आसानी से हम नहीं कह सकते कि ये डिफ़ॉल्ट होगा। लेकिन ये है कि अभी कुछ हाँ, हमारे गलत फ़ैसलों की वजह से इस नहज पे पहुँच गया है कि मतलब हर बंदा ये कह सकता है कि जी ये आज डिफ़ॉल्ट हो रहा है, दूसरा वहाँ डिफ़ॉल्ट हो रहा है। ये हम तो कम ही कहेंगे, लेकिन हमारे नेबर्स कंट्री जितने भी हेटर्स हैं, वो जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, वो ये कह सकते हैं। लेकिन अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। है अभी महंगाई वगैरह है, लेकिन आस्ता आस्ता असल में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी मुल्क के अंदर, तो इस तरह के हालात हमें फेस करने पड़ेंगे इसके तो हवाले ज़मान से। भी थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ये डिफ़ॉल्ट बेसिकली है क्या? क्योंकि जब डिफ़ॉल्ट का वर्ड सुनते हैं तो पब्लिक है या जो नॉर्मल जो पर्सन है जिसको मतलब इतना आइडिया नहीं होता, तो वो डिफ़ॉल्ट का मतलब कुछ ऐसा समझता है कि जैसे शायद एक मुल्क जो है वो तबाह होने के लिए जा रहा है। कुछ एक्सप्लेन करेंगे देखें ये ऐसा है डिफ़ॉल्ट कि बेसिकली है क्या? जैसे इसका मसला थोड़ा-सा इस तरह का है कि डिफ़ॉल्ट जो कंट्री करता है, हमसे हमने पहले भी इससे देखा है कई मुल्कों ने डिफ़ॉल्ट किया है और उसके बाद थोड़ा-सा कुछ अरसे उनके लिए हुई हैं कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, उनको बड़े-बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। मुल्क आपके साथ वो रिलेशनशिप नहीं रखते, इन्वेस्टमेंट का थोड़ा-सा इश्यूज़ आते हैं। लेकिन उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता फिर जब आप अपनी चीज़ों पे कंट्रोल कर रहे होते हैं, अपने रिज़र्व वगैरह बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं और इम्पोर्ट को आपको फिर उसको फिर कम करना पड़ता है। फिर आपको अपनी एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ता है। अवाम के अंदर इसमें ये होता है कि फिर अगर आप बोल देते हैं तो मायूसी फैल जाती है कि भाई डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, खुदा न ख़ास्ता तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, कंट्री डिफ़ॉल्ट होते रहते हैं, लेकिन ये है कि बचना चाहिए। मेरी वैसे अपनी ज़ाती राय ये है कि इससे बचना चाहिए। तो एक चीज़ बताइएगा, जैसे एक कंट्री डिफ़ॉल्ट हो चुकी है, तो वहाँ से वो दोबारा अपना बैक एंड पे जा सकती है, जहाँ से वो उसमें शुरू हुआ था उसका डिफ़ॉल्ट होने का प्रोसीजर पूरा? देखिए, जब डिफ़ॉल्ट होता है तो फिर आपको अपनी सारी चीज़ों को नए तरीके से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि फिर इतना आसान नहीं होता। आपके ऊपर कोई भी कंट्री, कोई आपका दोस्त भी होगा, वो आप पे इतना जल्दी एतमाद नहीं करता, क्योंकि आप इतने मुल्कों के साथ पहले आपने कर्ज़े भी लिए होते हैं। फिर उसके बाद हमारा जैसा मुल्क जो इस वक्त IMF के प्रोग्राम में भी हो और उसके बावजूद फिर आप बोलें कि जी अब हमारे ये इस तरह के हालात हैं, तो ये मुश्किल होता है वैसे। लेकिन आपको सारी चीज़ें फिर सिफ़र से स्टार्ट करनी पड़ती हैं। आहिस्ता-आहिस्ता फिर आप कवर करते हैं, लेकिन इतना जल्दी नहीं, उसमें फिर आपको साल, डेढ़, 2 साल लग जाते हैं, थोड़ा-सा बेहतर कंडीशन में आहिस्ता-आहिस्ता बंदा आता है, इतना जल्दी नहीं आता। ठीक है। इसके अलावा मुझे एक और आपसे सवाल पूछना था कि करंट जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आप इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा बताएँ कि अब जैसे कई चीज़ों की कीमतों में मतलब बेतहाशा जो है इज़ाफ़ा हो चुका है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो पेट्रोल 150 का था वो अब तकरीबन ऑलमोस्ट 300 को टच कर रहा है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय देखें है? फ़ाहद भाई, ऐसा है कि पेट्रोल जो है वो उस पे उसकी जो कीमत है उसके ऊपर पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर रहा होता। इसके ऊपर जो है ना रशिया और जो सऊदी अरबिया हैं और उसके बाद अमेरिका, ये जो बड़े कंट्रीज़ हैं ये उस पे कंट्रोल करते हैं। प्राइस इन लोगों ने डिसाइड करनी होती है। हाँ, इनके जब आपस के फड्डे होते हैं तो उसमें फिर ये होता है कि वो एक मार्केट के अंदर उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा कर देता है अगर, और उस पे फिर वो वहाँ पे रेट उनके कम हो जाते हैं, और अगर किसी कंट्री ने सप्लाई थोड़ी कम कर दी तो फिर वहाँ पे रेट बढ़ जाते हैं। अभी जब खान साहब की गवर्नमेंट थी, हम अगर देखें 2019-20 और 21-22 में, उस वक्त डॉलर के रेट पहले कम थे, शायद 78 था, शायद इस तरह का था। लेकिन अभी जब खान साहब ने गवर्नमेंट छोड़ी थी तो उस वक्त तकरीबन 103 पे था डॉलर, सॉरी बैरल पेट्रोल। लेकिन उसके बाद फिर खान साहब ने उस वक्त इसको 150 पे पाकिस्तान के अंदर स्टक करके रखा हुआ था, और मेरे ख़्याल से वो भी एक तरह से गलत फ़ैसला था कि जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने आके फिर जब उसके ऊपर थोड़ा-सा नज़रसानी की, तो वो उनको लगा कि भाई ये तो हम बहुत ज़्यादा पेमेंट सिर्फ़ पेट्रोल में सब्सिडी की मद में हम लोग फेंक रहे हैं। तो फिर उन्होंने जब आस्ता-आस्ता उसके रेट ऊपर, उस वक्त मिफ्ता साहब ने जो रेट ऊपर किए, तो उसमें फिर हुआ ये है कि महंगाई का एक तूफ़ान मच गया और पाकिस्तान के अंदर एक खलबली सी मच गई।
ये मसला। लेकिन पेट्रोल के ऊपर जो है ना पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, ये चीज़ें हमें अपने आप को इस काबिल बनाना चाहिए। हमारे पास जितनी भी इस वक्त इंडस्ट्री और ये जो चीज़ें सब की हैं, हमें इसको पेट्रोल से थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाने से पहले हमें उसको इलेक्ट्रिसिटी अपने मुल्क में पैदा भी करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें जो है ना वो करना पड़ेगा, अपना डैम की तरफ जाना पड़ेगा। जो हम बिजली पेट्रोल से बना रहे हैं वो हमें डैम की तरफ से जाना पड़ेगा। वहाँ डैम की साइड से वहाँ पे हमें बिजली अगर मिलेगी तो वो सस्ती भी पड़ेगी, जैसा कि बांग्लादेश कर रहा है हमारे साथ। और हम अभी तक पेट्रोल के चक्कर में लगे हुए हैं कि पेट्रोल आएगा और उसको। दूसरी बात ये महंगाई का आपने बताया, महंगाई का एक बड़ा रीज़न डॉलर की भी कीमत जो है ना वो ऊपर नीचे आने जाने का है। और डॉलर के ऊपर भी पाकिस्तान चाहे भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट सारी बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट बहुत कम है। जब इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जब आपके पास डॉलर आएंगे नहीं तो फिर यही होगा फिर जो मार्केट में चल रहा होता है। आप सुबह जाओ तो भी आप कितना हो गया जी 280 का है, शाम में जाओ तो वो 300 को टच कर रहा था अभी 2-4 दिन पहले। तो भी आहिस्ता आहिस्ता फिर ये चीज़ें तो आपको फेस करनी होंगी। सही। तो आपने जैसे बताया कि इलेक्ट्रिक वगैरह जैसे बिजली बनाने का मामला जो आपने बताया डैम की वजह से, तो मुझे एक चीज़ एक और बताएं आप, ये जो इलेक्ट्रिक है आपका क्या ख्याल है? कराची में सिर्फ जस्ट ये एक कंपनी है इलेक्ट्रिक, और वही मतलब जो भी हम रेट वो देंगे हमें लेना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर वो कोई टैक्स लगाएंगे हमें बिल्कुल बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। तो क्या ख्याल है आपको, इसके अलावा और कंपनीज पाकिस्तान कराची में नहीं होनी चाहिए क्या? देखिए, इसके हवाले से गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से एक संजीदगी से सोचना होगा, क्योंकि इसका एक मसला ये भी है कि अगर आप एक ही के इलेक्ट्रिक के भरोसे पर रहेंगे तो फिर रोज़ के इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी। बिजली कम से कम भी ना एक वो होना चाहिए, आपका कंपटीशन होना चाहिए कि भाई 2-3 कंपनीज़ हैं जो आपको अच्छी फैसिलिटेट कर रही है तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। वरना सिर्फ के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पे छोड़ा होगा तो फिर तो यही रोज़ के मसले और परेशानी जो हम लोग भुगत रहे। कभी 500 रुपये एक्स्ट्रा और कभी 1500 रुपये एक्स्ट्रा लगा के भेज देते हैं। कभी वो लॉलीपॉप दे देते हैं आपको कि भाई 300 यूनिट के ऊपर हम सब्सिडी देंगे, लेकिन अब जब आप बिल देखते हैं तो उसके अंदर वो सारे लगे हुए होते हैं। जब आपने 300 यूनिट नहीं भी इस्तेमाल की होती तो आपको वही पेमेंट लग के आ रही होती। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि यार कम से कम 2-3 कंपनियाँ दें कम से कम, जो इन चीज़ों को मसले का हल करें। सबसे लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपके ख्याल से जितनी भी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, तो क्या आपको नहीं लगता कि इनकी अपनी पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो अवाम के साथ इनको शेयर करनी चाहिए, कि जो पार्टी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, और ताकि हर शहरी को पता चले कि जिस पार्टी को हम फॉलो कर रहे हैं उसकी ये पॉलिसीज़ हैं, या इस पे आने समय ये फ़ायदा होगा या ये नुकसान होगा? क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? पार्टी पॉलिसी तो इससे पहले हमारे पास कितनी बड़ी पार्टियाँ रही हैं, मतलब 3 पार्टियाँ तो जो थी वो इक़्तिदार में रह चुकी थी। और सब ने अपने-अपने हिसाब से, किसी ने रोटी, कपड़ा और मकान का भी दिया था। और उसके बाद फिर जो नई गवर्नमेंट आई थी मुस्लिम लीग नून की, तो उन्होंने भी अपने हिसाब से जी महंगाई मुकाबला मार्च और इस तरह की चीज़ें की थी। फिर तब्दीली उसके बाद एक और नया वो हमारे पास एक टॉपिक आ गया था। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अभी ये इतनी चीज़ें जितनी उन्होंने ये अवाम को सुनहरे ख्वाब दिखाए थे उसमें से कोई मतलब 10% भी उन्होंने वो अभी अचीव नहीं किया अपना टारगेट। तो अभी आने वाले इलेक्शन से पहले-पहले इनको कम से कम ये चीज़ें आपको आवाम को बतानी पड़ेंगी कि भाई हम अगला इलेक्शन में आपके पास आ रहे हैं वोट लेने के लिए, तो हमारे पास आपको देने के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं, हम क्या-क्या चीज़ों के अंदर बेहतरी कर सकते हैं या हम कोशिश कर सकते हैं। अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से ये नहीं देखा गया, सिर्फ़ अभी यही देखा गया पकड़-धकड़ और ये इधर घर के ऊपर छापे और उधर छापे। मतलब एक मुल्क के अंदर जो गैर यकीनी की जो सूरत-ए-हाल है वो चल रही है अभी तक। तो ये जब तक पार्टियाँ देंगी नहीं अपना मैनिफेस्टो वगैरह उसमें शामिल नहीं करेंगी, तो ये अवाम भी अभी डबल माइंडेड हो रही है कि भाई किसको वोट दें। सुबह एक के बारे में हम लोग अच्छा सोच रहे होते हैं, शाम को पता चलता है जी नहीं नहीं ये सही नहीं है, तो फिर हम दूसरे किसी के बारे में अपनी राय थोड़ी सी हमारी चेंज हो रही होती है। तो अभी ऐसा ही चलेगा जब तक ये कुछ क्लियर इनकी तरफ से नहीं आएगा मैसेज। चलो जमान भी जाते-जाते एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि ये भी इलेक्शन होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? मेरे ख्याल से तो अभी इलेक्शन होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अगर इलेक्शन करवाने होते तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 14 तारीख का भी ऑर्डर दिया हुआ था और आज मेरा ख्याल है ग़ालिबन 13 है। तो कल 14 तारीख लग नहीं रहा है ऐसी कोई अभी हमारी ब्यूरोक्रेसी या मशीनरी कोई हरकत में आई हो इलेक्शन के हवाले से। तो मुझे लग रहा है कि ये जो हुकूमत अभी चल रही है, फेडरल कैबिनेट जो है ये अभी अपनी जो मुद्दत है वो पूरी करेगी। और उसके बाद फिर आगे जब केयर टेकर कोई सेटअप बन गया अगर, तो उसके बाद हो गया। लेकिन अभी हालात बड़े मुश्किल है। देखें, इलेक्शन होते हैं पुरअमन माहौल में। अभी हमने अपने पाकिस्तान के अंदर पुरअमन माहौल ही नहीं पैदा किया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जी हम इलेक्शन करवा रहे हैं या नहीं। अभी तक तो सही बात अगर मैं बताऊँ तो अभी तक यही वो पुरानी इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, एक के ऊपर करप्शन के केसेस और दूसरे के ऊपर करप्शन के केसेस। हमें कम से कम इन चीज़ों से बचना होगा। आवाम को भी थोड़ा सा हमें शऊर देना होगा कि भाई अब हम आगे कोई अपने टारगेट वगैरह सेट करें, तो तब जाके हम कोई इलेक्शन के लिए साजगार माहौल बनाएंगे तो कुछ बेहतर होगा। चलिए ठीक है तमाम भी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया और भैया, उम्मीद बहुत करता हूँ कि फ्यूचर में दोबारा इसी शुक्रिया। तरह से इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर करेंगे। ज़रूर। बहुत शुक्रिया। ये थी आज की वीडियो, मेरे साथ थे ज़मान बिन रहमान, और इनकी तरफ से काफ़ी क्वालिटी इनपुट हमें मिला, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ उनके कीमती वक्त के लिए। और दुआ गो हैं कि पाकिस्तान मुल्क में दोबारा वही हालात और वही मुल्क की बहाली जो है दोबारा लौटना शुरू हो।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल के आइकन को बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। थैंक यू।